बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। आज मेरे दो मेहमान हैं जनाब। एक मेहमान है अब्बास भट्ट साहब जो कि कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं, कई बार तशरीफ ला चुके हैं। वो बड़े खुलकर और बड़े इत्मीनान से बातें करते हैं। अब्बास भट्ट साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब तनवीर ज़मान खान साहब, वो भी कई बार तशरीफ ला चुके हैं। लाहौर से उनका तल्लुक है। वो माशाल्लाह बड़े मशहूर साफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं और लिबरल माइंडेड आदमी हैं। तो जनाब तनवीर ज़मान खान साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अच्छा भाई, तनवीर ज़मान खान साहब, आजकल आपका जो है शहर पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बना हुआ है। पहले भी था, ये नहीं कि आज पहली बार हो रहा है। लेकिन बात ये होती है कि जो आपके वज़ीर आज़म साहब हैं, उसको सिलेक्टर कह लें, इलेक्टर कह लें, हम इस बहस में नहीं पढ़ते। लेकिन है कि वो कहते हैं कि जमहूरियत को उनको सबका पता, वो कहते हैं कि मैं जमहूरियत हूँ और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं। वो कहते हैं जी भी फलां मुल्क का जो है ना प्राइम मिनिस्टर को साइकिल पर जाया करता था, जो बरतानिया का वज़ीर आज़म है और अपने आप को हाउस ऑफ कॉमन्स में हर वेडनेसडे को जवाबदेही के लिए हाजिर होता था। तो वो तो पता नहीं कि इतनी बार गए हैं पार्लियामेंट में या नहीं गए। लेकिन ये उन्होंने क्या हालत बना दी है। और फिर ये भी कहा करते थे कि जब ये अपोजिशन वाले मुजाहरा करना चाहेंगे या कुछ करेंगे तो मैं कंटेनर भी दूंगा और बिरयानी भी दूंगा। तो बिरयानी तो नहीं नजर आती, लेकिन नजर आता है कि जहाँ पर जलसा होना था मीनार पाकिस्तान, वो तो झील बना हुआ है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बज़ाहिर तो ये डॉक्टर साहब पीटीआई की हुकूमत जो है उनका वो बज़ाहिर तो ज़ाहिर ऐसा कर रहे हैं कि उनको किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन उनके जो इक़दामात हैं उनसे ये ज़ाहिर हो रहा है कि अंदर खाते में जो इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी एक परेशानी और एक तरह की एक मेस है वहाँ पे। और वो इस बात से फ़िक्रमंद हैं क्योंकि उन्हें इस बात का भी इल्म है कि पाकिस्तान के जो असल फैसला करने वाली कुव्वतें हैं, उनका कोई स्टांस वाज़े तौर पे नहीं होता। बेशक वो लाख कहें कि हम एक पेज पे हैं, लेकिन अंदर से उन्हें भी इस बात का तसल्ली नहीं है। तो आप कह इसीलिए रहे अब उन्होंने हैं आप कह रहे हैं कि फैसला करने वाले इमरान खान नहीं है, कोई और कुत्ते हैं? जी, पाकिस्तान में जिनको कहा जाता है, जो जिनको सिलेक्टर्स आप कह रहे हैं, ज़ाहिर है कि जिनको आप कह रहे हैं कि वो सिलेक्टर्स हैं, हाँ, वो ये उन्हीं के बारे में बात है। तो अच्छा। अभी इसीलिए उसी पैनिक का नतीजा है कि अभी आपने देखा कि उन्होंने एक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को लगा दिया है, ताकि जो कोई एक ज़ुबान के अंदर एक तेज़ी और गाली-गलौच और सारा कुछ के आसानी से किया जा सके। प्लस शेख रशीद जो है वो एक पुराने एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, उनको इन्हें उनके स्पोक्स पर्सन भी कहा जाता है। तो इस तरह की एक पैनिक का तो यकीनन उनके अंदर एक सिलसिला है। अगर उनके वैसे तो अंदर इस तरह की बात मैं शेख रशीद पर भी पूछना चाहता था, यानी जहाँ तक ये भी एस्टेब्लिशमेंट के कहते हैं, बड़े फख्र से कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी वो हूँ। तो कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का हूँ। जी। एजाज शाह भी तो पुराने आदमी हैं, मुशर्रफ साहब के दौर से हैं और वो भी तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। जी एस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन परफॉर्मेंस की बात भी है ना जी। परफॉर्मेंस में शेख रशीद जो है इन हालात में उन्हें महसूस हो रहा है कि शायद वो बेहतर परफॉर्मर होंगे सारी सूरत हाल में, अपोजिशन से डील करने के लिए, पीडीएम से डील करने के लिए एक बेहतर रोल प्ले करेंगे। तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि उनके अंदर एक पैनिक तो यकीनन बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि वो कारकुनों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अब कल वो जो डीजे भट्ट के जो स्पीकर और साउंड सिस्टम के जो इंचार्ज थे, उनको अरेस्ट किया था। बाद में उन्हें जब उन्होंने कोर्ट में जाके कहा कि मैंने तो कोई ऑफेंस नहीं किया, अभी तक तो कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है, तो फिर उन्हें छोड़ भी दिया गया। अब वहाँ पे कोई और लोगों को भी अरेस्ट किया जा रहा है जो कोई खाने वाले थे, शायद कोई भट्ट रेस्टोरेंट वाले जो कोई खाने वाने का बंदोबस्त कर रहे थे, मेरा ख्याल है उन्हें भी अरेस्ट किया है। इस तरह से हुकूमत जो है वो उनके अंदर एक पैनिक तो दिखाई दे रही है। वो अपने तौर पे इस तरह से सब्र के अंदर नहीं है कि ये उनको जो जुबान से कह रहे हैं कि पीडीएम के साथ ना कोई फॉलोइंग है, ना ये मौसर है, ना ये फ़आल है, इसलिए इनकी तरफ से कोई ऐसा सिलसिला नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिस उनकी बता रही है कि अंदर काफ़ी पैनिक पाई जा रही है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं कि भाई आप कह रहे थे कि मैं कंटेनर दूंगा, बिरयानी दूंगा, तो ये तो लठ लेकर पीछे बड़े हुए उनके। जी हाँ, ये देखिए, जब वो पहले खुद ओपोजिशन में थे इमरान खान, उस वक्त उनकी जुबान सारी की सारी मुकम्मल तौर पर उनके डायलॉग और थे, उनके सारा सिलसिला और था। अब उनका तमाम सिलसिला वही है जो एक रवायती एक अथॉरिटेरियन एक हुकूमत का होता है, उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं।
और सख्ती से एक तरह से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि खाली करप्शन के मुकदमात का इशू नहीं है, बल्कि उन्हें अपने एक इक़्तिदार के अंदर भी उन्हें एक खतरा महसूस हो रहा है और वो करप्शन वर्प्शन का नाम लेके इनके ऊपर सख्ती कर रहे हैं, जबकि पूरा पीडीएम के ऊपर तो कोई ऐसे मुकदमे नहीं है और ना ही वो कोई इस तरह के सिलसिला कर रहे हैं। तो अब ये देखने की बात है कि पीडीएम वाले अब लाहौर में क्या रंग दिखाते हैं, उसके बाद आगे क्या इनकी सूरत-हाल होती है। लेकिन है कि हुकूमत के हलकों में यकीनन बहुत ज़्यादा पैनिक है। अच्छा, भट्ट साहब से बात करते हैं। भट्ट साहब, आप जिस कॉलेज में पढ़ते रहे रावलपिंडी, जी उसी कॉलेज में आपके शेख रशीद साहब भी पढ़ते रहे। शायद जी आपसे सीनियर होंगे एक आध साल, पता नहीं मुझे सही तरीके से। नहीं, मेरे क्लास फेलो थे हम। जी, अच्छा, क्लास फेलो थे, आप जानते हैं अच्छी तरह उनको। अच्छा, अब उनको लेकर आए हैं, हालांकि जो इनके पहले वजीर दाखिला थे ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, वो भी यानी बुरे कामों में बड़ा नाम था उनका भी। ठीक है, तो जी कुछ जो है, मैंने आज कुछ तजिया नगारों का पढ़ा है, वो कहते हैं कि जो काम वो नहीं कर सके ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, उनको शायद शेख रशीद साहब, क्योंकि ज़बान भी माशाल्लाह इनकी बड़ी साफ सुथरी है, बड़े प्लेजेंट बोलते हैं, और शायद ये काम वो कर सकें। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मुझे इजाज़त दें, मैं एक और बात अलकीसी करने के बाद मैं स्ट्रेट आपके सवाल कर दूँ। वैसे मुझे पता है, मेरी आदत है सवाल का स्ट्रेट जवाब, ठीक ठीक। लेकिन इन दोनों वो शरीफ आदमी हमारा जो फंसा हुआ है, तनवीर साहब, जो डडियाल में और मीरपुर में वो तंग दस्ती की बेचारा वो दिन गुजार रहा है वहाँ पे, ना उसकी जमानत हो रही है, ना उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। या तो मुकदमा चलाएं, उसको सजा दें, ठीक है भाई, जो जुर्म किया, अगर जुर्म है उसको, तो वो आपको पता हुआ क्या था, सिर्फ वो एक फ्लैग बेचारे ने उतारा था, वो भी कोई फ्लैग की बेहुरमती नहीं की थी उसने। तो वो जाके जो वहाँ के लोकल हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उनके हवाले उसने किया था, तो उसकी सजा वो अभी तक भुगत रहा है। या तो उसको जमानत दें, जमानत नहीं देते उस पर मुकदमा चलाएं, मुकदमा नहीं चलाते उसको छोड़ दें। ये सरासर ज्यादती हो रही है मेरे ख्याल में। ये मैंने सवाल रखा हुआ था, लेकिन आगे सवाल आता था, इसको बहरहाल आपने जवाब दे दिया, पहले दे दिया है। सॉरी जो तनवीर साहब जो बार है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमें इतना पुश ना करें कश्मीरियों के कि वही हालत हो जो श्रीनगर में हो रही है। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। जाहिर है, तंग आमद बजम आमद, जब किसी की बात नहीं सुनेंगे तो नेचुरली उसका रिएक्शन होता है। तो फिर आप कहेंगे जी हमारे साथ भी वही हुआ। भारत जो इस पर बात में आते हैं जनाब, जो आपने शेख साहब के बारे में किया ना, कि शेख साहब की वो बिल्कुल जो तनवीर साहब ने फरमाया वो बजाय बहुत सी बातें, लेकिन उसमें एक इनकी अपनी एक हसीयत ये भी है कि एजाज शाह से ज्यादा बेशर्म है ये। अच्छा, जिन्हें आपने भी देखा होगा कि इन्हें कोई ऐसी शर्म नहीं महसूस होती ये कहने के भाई मैं किसी का टाउट हूँ, वो भी उन्हें शर्म नहीं आती। हालांकि इसी शेख साहब को इमरान खान ने कहा था मैं उसको चपरासी भी ना रखूं। आप मुझे बताएं, कोई शरीफ आदमी, गैरतमंद आदमी कोई दोबारा उसके साथ इताअत करता है? जब ये बात कही जाए और लाइव इंटरव्यू में कोई बात ऐसी कही जाए कि मैं उसे अपने चपरासी भी ना रखूं, तब उनका वजीर दाखिला बन गए हैं। और दूसरी बड़ी खासियत जो है इनको, यहाँ पर एक मिनट के लिए रुके जरा। चलो, शेख साहब पर तो बात ये आती है, लेकिन जिसने बनाया है उस पर भी तो आती है। वो किस मुंह से ये कर रहा है? कह रहा था कि ताली एक हाथ से तो नहीं न बजती। जो कहने वाला उसको भी मैं सादर आती है। लेकिन जो मैं कह रहा था कि एजाज शाह के बजाय इन्हें बनाने के एक और चीज भी है कि इनकी डायरेक्ट जिसको ना जाती चपलश या जाती दुश्मनी शरीफ फैमिली के साथ है इस वक्त। अगर आपको याद होगा कि जब इनको वो सऊदीया डिपोर्ट किया गया था, तो उसके बाद इन्होंने फौरन पार्टी पुर्टी छोड़ के, और उनके मतलब बहुत गंदी वो नाजेबा बातें मैडम जो शरीफ थी, जो नवाज शरीफ की बीवी थी, मतलब बहुत सी गंदी बातें, गलत बातें की थी असल में। और जब ये वापस आए तो शेख साहब ने बड़ी मिन्नत मताजी की जो सबको भी कि मैं नून लीग में कहीं वापस आ जाऊं, लेकिन उन्होंने दुत्कार दिया था कि भाई नहीं, इसकी औकात इतनी नहीं है कि इसको दोबारा नून लीग में रखा जाए। ये एक हकायक है। और शायद इसी दुश्मनी के बिना पर उन्होंने सोचा कि यार चलो इसको शामिल करते हैं, चलो अल्लाह बेहतरी करेगा। तो बाकी दूसरे ना वो एक और बात भी थी जो जाती गिला मैं कहूँगा यहाँ पे कम अज कम, यार वो क्या नाम है, मजनू नवाज ने वो बट रेस्टोरेंट है जहाँ से खाना खाया। हाँ, सही है। तो भाई भट्टों के पीछे पर डीजी भट्ट रेस्टोरेंट भट्ट, भट्टों की क्या दुश्मनी हो गई है? इमरान खान को पूछना चाहिए कम यार, ये शरीफ लोग हैं हम, हमें क्यों तंग करते हैं आप?
अच्छा नहीं चलो, मैं डीजी बैठ पर सवाल मैंने करना खुला था, सवाल रखा है, मैं तनवीर साहब से पूछूंगा। अच्छा लेकिन आप मुझे ये बताएं भट्ट साहब भाई, तो आपके नजदीक शेख साहब इसलिए लाए गए हैं कि वो शरीफ फैमिली को और अपोजिशन को टफ टाइम देंगे, क्योंकि जाती इंतकाम भी बनता है उनका। जो चीज सर जाती तौर पर हो उसका जरा और होता है, तो जो सियासी बस्तगी से हो उसका रिएक्शन डेफिनेटली डिफरेंट होता है। तो वैसे एक आपने कहा था तनवीर साहब ने, जैसे फरमाया था कि फैसला करने वालों ने जो उनको लाने वाले थे, अब सवाल ये बात था वो लाने वाले तो थे, लेकिन अब उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी की भी है ना भाई, आपने अच्छा सिलेक्ट किया, सिलेक्टर ही गलत हो गए हैं इसमें, जिन्होंने सिलेक्ट किया था आप वो भी पछता रहे हैं यार, को क्या चीज लेके आ गए हैं, कोई चीज वो डिलीवर तो हो नहीं रही है ना। तो लोग अंदरूनी खाना तो ये सोच रहे हैं चलो यार ले आए थे इसे, लेकिन लाने के बाद इसे कम अज कम कुछ सिखाते भी ना, वो सिखाते तो उसको ना जो सोचेगा भाई मैं सीखने के काबिल हूँ। जब इंसान ये सोचे अकले कुल में ही हूँ, मैंने उस दिन में आंसर आता बैठ कर, मुझे टीवी पर जिंदगी में इतनी मुझे हंसी नहीं आई जब वो तलाक के मामले पर वो लेक्चर दे रहे थे। अच्छा मैंने कहा यार वैसे बड़ा जबरदस्त आदमी लाए हैं तलाक का लेक्चर देने के लिए, मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा इस मसले में। अच्छी बात है। अच्छा अच्छा तनवीर साहब, आपने डीजे भट्ट साहब का जिक्र किया, मसलन एक आदमी ने कहा जी उनका सॉफ्टवेयर तब्दील किया गया है। भाई आप मसलन आप किस किस का सॉफ्टवेयर तब्दील करेंगे? जो कुर्सियां प्रोवाइड कर रहे हैं उनका भी सॉफ्टवेयर बदलने की जरूरत है, जो दूसरी सहूलतें मुहैया करेंगे, खाना देंगे, किस किस को पकड़ेंगे आप? जी हाँ, ये एक अपने तौर पे एक हुकूमत के बड़े अफसोसनाक इक़दाम हैं कि वो अपोजिशन से डील करने के लिए बहुत से ऐसे जो एक रवायात हैं, उन रवायात से हट के, खास तौर पे इनके जो दावे थे पहले जब ये खुद अपोजिशन में थे, इनके जो दावे थे कि जी मुझे तो 200 आदमी भी अगर कहेंगे कि जी तुम रिजाइन दे दो तो मैं उतर जाऊंगा, तो अब वो पूरी मतलब एक तरह से एक अपोजिशन की तहरीक है, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अपने तौर पे पूरा एक फस्ताई तरीकाकार है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी एक हल्का जो इस वक्त इमरान खान के साथ उसकी बैक पे मौजूद है, वो भी इस तरह के हालात बनाने में साथ पेश ही है। यकीनन बज़ाहिर तो आ रहा है एक ऐसी सूरत जो दिखाई दे रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को कहा है कि ये आपका सियासी मामला है, आप सियासी मामले पे खुद ही डील करें। उन्होंने इस तरह का बयान तो सुनने में आया है, लेकिन अंदर खाते में ऐसा हो नहीं सकता कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तमाम मामला से एक तरफ होकर बैठ जाए। खास तौर पे अगर कल को सूरत बिगड़ती है तो उसमें कोई फैसला कौन रोल अगर कोई अदा करना है तो वो एस्टेब्लिशमेंट ने ही करना है, वो कोई सिविलियन इनसे इमरान खान से नहीं होगा, वो तो यकीनन एक एस्टेब्लिशमेंट ने ही इसका फैसला कौन किरदार अदा करना है जब कल को सूरत हाल कुछ बिगड़ती है या सूरत हाल ज्यादा एडवांस आगे निकल जाती है। तो अभी फिलहाल तो इनके पास जो इकदाम है यही है कि वजीरों को बदल दो, इनको मीडिया पे लाओ, ज्यादा से ज्यादा अपने स्पोक्स पर्सन, नुमाइंदा खसूसी 4 5 6 7 लोग हैं जो बोल रहे हैं हुकूमत के, सबकी अपनी अपनी जुबान है, अपनी अपनी टोन है, अपना अपना लेवल है उनका। और एक जो बदतमीजी का जो एक माहौल है उसके अंदर शिद्दत भी आ गई है, गाली गलोच की, आपस में एक जो टर्मिनोलॉजी सियासत के अंदर इस्तेमाल, मैं तो बहुत सारी चीजें बयान नहीं कर सकता जो ये औरतों के बारे में और ये मरियम के बारे में, मरियम झूठी सही, कोई फ्रॉड होगी, उसका बाप फ्रॉड होगा, भैया मुकदमे चलाएं, उनको अंदर करें। एक तरफ आप वो भाई फिर रहे हैं और आप गंद उछाल रहे हैं। आप वजीर आजम है, आपकी हुकूमत है, अगर उन्होंने कोई करप्शन की हुई है, उन्होंने कोई सिलसिला किया हुआ है, तो भाई आप उनके ऊपर मुकदमा चला के देखें, आप मुकदमा चलाएं, साबित करें, अंदर करें। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर क्या जबरदस्ती पर्सनल तरीके से आप इस तरह से लगे हुए 2.5 साल आपको हो गए हैं, जबकि आप तो दावा कर रहे थे कि 90 दिन के अंदर अंदर तमाम चीजें इन ऑर्डर हो जाएंगी, उसके बाद पाकिस्तान विल स्टार्ट फ्लाइंग। तो अब वो फ्लाइंग कहाँ गई? वो पाकिस्तान तो डूबा जा रहा है, इकोनॉमी वहां पे डूबी जा रही है। अब आप कोरोना की आड़ में जो है वो कहेंगे कि ये सारा कुछ कोरोना की वजह से हुआ, तो जबकि इससे पहले ही हालात जो थे वहां पे एक इकोनॉमी के, सियासत के तमाम नीचे जा रहे थे। फिर दूसरी बात है कि सियासत के अंदर आप अपोजिशन के साथ बात करने को तैयार नहीं होते, हाथ मिलाने को तैयार नहीं होते, उनको देखने को तैयार नहीं होते। इतना जाती क्या ऐसी रंजिशें हैं कि जो सियासत के ऊपर हावी हो गई हैं कि आप तो पूरी की पूरी अपोजिशन को, पूरी अपोजिशन पार्टियों को आप समझते हैं कि शायद ये कोई बड़े कोई नीच लोग हैं और सियासी आप ही हैं। तनवीर साहब, ये आप बड़ा हल्का सा लफ्ज, रंजिश तो मामूली सा हल्का सा लफ्ज है ना, ये तो नफरत की इंतहा है, ठीक है ना? जी नफरत है, नफरत की इंतहा, ये नफरत है सारी की सारी।
अच्छा, जो कि सियासत के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है। आपने पहले बात की है कि अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा बनता है तो गवर्नमेंट इसीलिए है ना। मसलन आप कहते हैं कि मिस्टर ए या मिस ए या बी जो भी है उसने गद्दारी की है, तो पाकिस्तान में गद्दारी के कानून है ना, मुकदमा बनाकर कोर्ट में ले जाएं। ये तो कोई हर चीज का कानून मौजूद है। जब आपने दावे पहले किए थे कि जी मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको ये नहीं करूंगा, मुझे एक दफा मौका मिला तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपको मौका मिले हुए 2.5 साल हो गए हैं, अब कर दिखाइए ना कुछ। इन्हें आपने चौकों में आपने कहा कि जी इनकी बॉडी वहां पे लटका दिया जाएगा, लटकाएं। अब आपने कहा था कि इनको हम जो है सजाएं देंगे, हम इनको पकड़ लेंगे, हम इनको भागने नहीं देंगे। वो ना भागे हैं, ना पकड़े गए हैं, ना आपसे सजाएं दी जा रही हैं, ना कोई आप कहते थे मैं इनको इबरत का निशान बना दूंगा, अब आप नहीं कुछ कर सके। इसका मतलब है कि कोई या तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या कोई होने नहीं दे रहा, या कुछ है नहीं पीछे। इसके बारे में तो हमें नहीं अभी पता, क्योंकि जब चीजें अदालतों में जाएंगी तो हमें पता चलेगा कि असल में हकीकत में है क्या सिलसिला। हाँ, बस अच्छा, भट्ट साहब से बात करते हैं। भट्ट साहब, आप सुन रहे हैं ना भाई? भट्ट साहब, बात यह है भाई, ये वही बात है ना कि जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया तो कुछ और नहीं मिला, तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ ने जहाज अगवा किया, ठीक है जी। तो मतलब ये कहने का है कि अगर अगर ये कोई मुकदमा है उनके पास, जेन्युइन मुकदमा है, तो कोर्ट में लेकर जाएं, पता चल जाएगा भाई, जो भी कट्टी कटा सामने आएगा पता लग जाएगा। और ये दूसरी बात ये है भट्ट साहब, मैं दूसरा साथ ये ना मैं बात करना चाहता हूँ कि आमतौर पर ये ख्याल किया जा रहा है कि जो लाहौर का जो 13 को होगा, कहते हैं कि मैदान गर्म होगा, तो कहते हैं कि डंडा बरदार फोर्सेस का ये मुकाबला है। यानी कि डंडा बरदार, सुना है कि ओपोजिशन वाले की भी डंडा बरदार फोर्सेस तैयार हैं, और क्या कहते हैं कि टाइगर्स भी तैयार हैं, और उसमें डंडों की लड़ाई होगी, डंडों की लड़ाई होगी। और साथ ही ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि हुकूमत भी पूरी तरीके से तैयार है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, और इसका फिर आपकी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर? सर, सबसे पहली बात है, पाकिस्तान इकोनॉमी मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अच्छा, कोई भी जी शऊर आदमी इस वक्त जो ये बातें कह रहे हैं कि इकोनॉमी बूस्ट आ रहा है, जी लोग पूरी दुनिया की इकोनॉमी डूब रही है कोविड की वजह से। वो जो डूब रही थी, इससे जो है ना वो बात वो तेली वाली है कि जुमाना तेल देता तो मंजी के वाले लगा है, सेहतमंद रहेगी। वो असाम इमरान खान साहब कह रहे हैं कि लोगों की इकोनॉमी पूरी दुनिया की डूब रही है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक अमेरिका, बरतानिया, यूरोप जैसे लोग, चाइना जैसे लोग। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले डूब रही थी, अब कोविड की वजह से वो प्रॉस्परस हो रही है। इस वक्त लोन दुनिया जान का उठा रहे हैं, दिन ब दिन मुल्क को कर्जों में डुबो रहे हैं। पहले के इनके क्या ख्याल थे इसके बारे में? अब ये सारी चीजें दोहराई जाएं अगर तो बहुत लंबा टाइम चाहिए, लेकिन मुश्किल हालात हैं इस वक्त। लेकिन दूसरी तरफ जो डंडा बरदार का मसला है सर, वो ये है कि अगर अभी तक उन्होंने कभी एक दिन कहते हैं कि हम उन्हें नहीं रोकेंगे, जो मर्जी करें, जाकर वो करें, मीनारे पाकिस्तान में जलसे करें, हमें नहीं रोकें। और दूसरी तरफ 52 डिफरेंट जगह हैं जहां पर उन्होंने कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए हैं लाहौर के अंदर आने के लिए। उसके बाद वो जो मीनारे पाकिस्तान है, वो फूलों को इस वक्त सर्दी के मौसम में फूलों को पानी दे रहे थे क्यारियों में, पानी नहीं, वो वो तो पानी इतना ज्यादा दे दिया कि वो झील बन गया, वो बल्कि डैम बन गया है। किस को ये क्या क्या बातें बता रहे हैं? ये डैम बन गया, बिजली पैदा करेंगे, बिजली पैदा करेंगे। खाना खाने बेचारी बैठी, वो उसको बंद कर दिया। जो डीजे था वो बंद कर, जो कनाते लगाने वाले उनको बंद कर दिया, जो तंबू लगा रहे थे उनको बंद कर। भाई उन लोगों का क्या कसूर है? उन्होंने बिजनेस करनी है, कोई कानून पास किया मैं किसी ने कि ये काम नहीं कर सकते आप? या तो कानून पास हो, उसके तहत आप गिरफ्तार करें किसी को। तो हालात वैसे थोड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं मेरी अपनी सोच के मुताबिक। ये सिर्फ नून लीग नहीं है इस वक्त, इसमें पीपी पार्टी भी है, और सबसे बड़ी बात मौलाना आ गए। मौलाना जब आ गए, विद सोटा आ गए जब, तो फिर हालात जो है वो अंदरूनी जंग की सूरत में होगा, लड़ाई की सूरत में होगा, क्योंकि हार मानने के लिए वो भी तैयार नहीं है किसी भी सूरत में। इसमें जो बात मैं पूछ रहा था ना तनवीर साहब, आप इसमें आ जाए जरा भाई। ये नहीं खाली डंडा नहीं है मसला यहाँ पर। मुझे जैसे इन्होंने कहा ना कि भट्ट साहब ने इशारा किया है, मैं जरा इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ कि मुझे नजर आता है कि सिविल वॉर की तरफ जा रहा है पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली। सिविल वॉर देखें, पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेटली जो फैसला कुन ताकतें हैं वो जाहिर है कि पसे पर्दा जो काम कर रही हैं, चीज़ें असल में तो अल्टीमेटली ऑपरेट उनसे होती हैं। पाकिस्तान की ड्राइविंग से सीट के ऊपर वो बैठे हैं,
कोई सिविलियन इदारा ने नहीं बैठा, ना कोई सिविलियन कोई लीडर ऐसा बैठा है, हाँ वो पीडीएम का हो या वो इधर उधर का हो। तो इसलिए ये जो सिविल वॉर की तरफ ले जाने का है, ये फिलहाल मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक क्राइसिस में दाखिल होने वाला है अनकरीब, मैं उसके बारे में आपको कुछ तो थोड़ा सा नई बच्चे चीज़ एक बताऊं कि जो कि अभी पाकिस्तान में बहुत से एनालिस्ट ने इस बात पे गौर नहीं किया कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो इसराइल के साथ उनके रिलेशन स्टार्ट हो गए हैं। अभी मैं दुबई में था तो वहाँ पे जो है अब आपको वहाँ पे तल अवीव से फ्लाइट्स बराह रास्त स्टार्ट हो गई हैं दुबई की के लिए। इसी तरह से अब आगे दीगर ममालिक के लिए अल्टीमेटली सऊदी अरब भी उसे रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। उस वक्त उन्होंने जैसे ही इसराइल के साथ रिलेशन ठीक हुए, आपने देखा कि दुबई में पाकिस्तानियों के वीज़ा की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं बड़ी शदीद। अब अगर अब वहाँ पे थोड़े अरसे में इसराइल का एक ऐसा मुतालबा हुआ कि उन्होंने पाकिस्तानियों को वहाँ से निकालना है, तो वो कोई भी एक दहशतगर्दी का कोई मुकाबला करवा के कोई अरेंज करके अल्टीमेटली पाकिस्तानियों को वहाँ से मिडल ईस्ट से फारग करवा सकते हैं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान जिस बुरान में, मुआशी बुरान में, सोशल प्रॉब्लम्स और सिविल वॉर तो आएगी, उसके साथ साथ जो है जो एक मुआशी बुरान का एक बड़ा तूफान आने वाला है। वो मैं समझता हूँ, मैं जिसे देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरीके से खारजा अमूर को डील किया जा रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान एक डिजास्टर की तरफ जा रहा है और उसे फौरी तौर पे हसास तरीके से देखने की जरूरत है, वरना हमसे ये मामला संभल नहीं सकेंगे। जब पाकिस्तान में बाहर से तकरीबन 50-60 लाख जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान के मिडिल ईस्ट के अंदर, वो जब वापस आना शुरू हुए, इसराइल की साजिश वो कामयाब हुई, तो इनके लिए हालात को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो एक फ्यूचर के हवाले से है। अब जो इसके अंदर पाकिस्तान में इस वक्त पीडीएम की मूवमेंट है, पीडीएम की मूवमेंट को भी सऊदी, वहाँ पे कतर और दूसरी कुव्वतों के हवाले से देखा जा रहा है कि ये लोग एक तरह से उसकी बैक पे हैं और उस हवाले से इनके अंदर एक बैकिंग है कि पाकिस्तान में जो चेंज इस वक्त चीन के हवाले से आ रही है, उसमें अमेरिकी लॉबी जो है वो सरगर्म है। हम एक गैर जानबदार पॉलिसी बनाने में पहले 73 साल में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। आज भी हम एक गैर जानबदार पॉलिसी, अपनी एक गैर जानबदार और अपनी एक नेशनल जो एक नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड पॉलिसी हो, उसमें हमारी नाकामी की वजह से पाकिस्तान एक आगे अनकरीब एक नियर फ्यूचर में बड़ी शदीद मसाइल से दो चार होने जा रहा है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें देखने समझने की जरूरत है कि जो हुकूमत है वो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करे, बैठे उनके साथ उनसे मुशावरत करे, ताकि ये मिलजुल के, बहुत सारे मसाइल हैं जिन्हें मिलजुल के ही हल किया जा सकता है। उन्हें आप अपोजिशन को बाहर रख के उनके साथ नफरत करके आप उन मसाइल को हल नहीं कर सकते। इस तरीके से सूरत हाल बहुत जल्दी बिगड़ जाएगी। पाकिस्तानियों को आम तो इसका अदराक नहीं होता। मैं जो बात मैं कहना चाहता हूँ ना, वो जनाब तनवीर साहब इस तरह है कि जो आप कह रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता से पाकिस्तानियों को और आज़ाद कश्मीरियों को भेजा जाएगा, इसका मैंने अपनी किताब जो मैंने लिखी थी सी पैक पर, मेरी दूसरी किताब है, ये 3 साल पहले मैंने इसका जिक्र किया था। मुझे इल्हाम नहीं हुआ था कि मशरिक़ वुस्ता से लोगों को भेजा जाएगा। तो मैंने कहा था कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जो प्रॉब्लम्स आएंगे, और मेरे पास काफ़ी डेटा मौजूद है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, मैं भट्ट साहब से कहूँगा कि वो इसका जवाब दें। भाई जो मैंने डंडा बरदार फोर्स का कहा है और मैंने सिविल वॉर की तरफ कहा है, मुझे बताएं कि अगर फर्ज किया मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, डंडों के साथ मुकाबला करते हैं, पुलिस भी मौजूद है, मारदाड़ होती है, अल्टीमेटली कौन इंटरवीन करेगा? किसी ने स्टॉप करना है इसको। तो जो सिलेक्टर्स हैं या पीपल या जो पावरफुल जो बिहाइंड हैं, तो बट सब क्या खाली वो खामोशी से देखते रहेंगे कि पंजाब या लाहौर जो है ये खून में बह जाए? सर जी, पहली बात तो यह है ना कि वो जो तनवीर साहब ने फरमाया ना, मेरी मुंह में खाक ऐसा ना हो, लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं वो कैसे ना होंगी। अब जो आपकी बात है उसी को मैं आगे लेकर चलता हूँ। चलो जी, खुदा ना खास्ता कल वो डंडा बरदार फौज, अपने जो पुलिस वगैरह है, फौज तो सामने नहीं होगी उस वक्त, पुलिस वगैरह है या इनके जो टाइगर फोर्स भी खासी तादाद में बना के वहां भेजेंगे, वो जा रहे हैं। ये जब जाएंगे तो जब आपस में लड़ाई हो जाएगी फिर क्या होगा? जहर है उसमें। जो फौज है, क्लियर मैं कहना चाहता हूँ, फौज है वो खामोशी से नहीं बैठेगी, ना उन्हें बैठना चाहिए उस वक्त, क्योंकि अगर फौज आराम से बैठी रही अपने बारकों में तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा।
उसको इस मुल्क को बैरूनी बॉर्डरों से खतरा नहीं है जैसे फौज ने संभालना, इस मुल्क को खतरा है जो हमने सिलेक्ट करके भेज दिए हैं अनफॉर्चुनेटली। यानी जिस मुल्क में वुज़रा का, मशीरों का या बड़े बड़े लोग जो वो भर्ती करते हैं उनका मायार ये वो कि कितनी लंबी गालियां दे सकता है, कितनी किसी की बेइज्जती कर सकता है, किस तरह औरतों को नंगा कर सकता है, ये उस मुल्क से, उस हुकूमत से आप क्या तो आस लगा के बैठे हैं कि वो खारजा पॉलिसी बनाएंगे? क्या कौन सी खारजा पॉलिसी बनाने वाले हैं? ये इतने सालों में जो अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, सियाने लोग जिनको कहते हैं, वो आए, वो अपनी खारजा पॉलिसी पाकिस्तान एक जगह नहीं दुरुस्त रख सका, तो इनसे क्या उम्मीद रखते हैं जिनका हर काम ही उल्टा है? मुझे बताएं 2.5 सालों में कोई एक बात जो उन्होंने कही हो उन्होंने पूरी की हो इस मुल्क में? ठीक है, बाकी को तो चोर 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 कह रहे थे, यहाँ चीनी चोर भी हुए, आटा चोर भी हुए, बिजली चोर भी हुए, दुनिया जान के चोर हुए, लेकिन सबसे बड़ी चोरी जो इस हुकूमत ने की है ना, वो इखलाकियात की चोरी है, इंसानों को इंसान समझने की चोरी है, इस जबान की चोरी है, इस जबान की। यानी वो जबान बोलते हैं जो एक अड्डे पर खड़ा आदमी नहीं बोल सकता। मैं अड्डे वालों की तौहीन नहीं करता इनकी मिसाल दे के, असल में वो अड्डे वाले इनसे बेहतर जबान बोलते हैं, वो अनपढ़ आदमी बेहतर जबान बोलते हैं। ये इनसे, ये पहलवान मार्का जो इन्होंने अपना वजीर इतलाक पंजाब के लगाई है दोबारा, वो कभी फास्ट बॉलिंग करा रही है बेचारी, वो कभी वो जूडो कराटे लगा रही है। वो भाई किससे जूडो कराटे कराओगे? मैं तो कहता कल उन्हें भेज दें वहां पे सोटी बरदार के सामने, देखें कैसे मुकाबला होता है असल में। ये जब जिस मुल्क का ये हाल हो उसमें से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा। और दूसरे जो इनके अपने क्या नाम है जो उनका शुरशुरी समथिंग क्या नाम है जो ये वजीर इतलात हैं मरकज के, नाम शिबली फराज। सुशरी फराज, हाँ सुशरी फराज। अब देखिए वो बेटा किसका है? वो बेटा है एक शायर का, एक अदब से लगाव रखने वाले इंसान का, तो उसमें से अदब की बू आती है। और यार वैसे किसी पढ़े लिखे के घर में 4 दिन होते इंसान बादब होकर बात करना शुरू कर देता, ये तो पैदा हुआ था उसके घर में, सबसे बड़ा बेअदब इंसान यही है इस वक्त। अच्छा चले मैं तमीर साहब को अच्छा ये बातें सर तो खुदा ना करे, लेकिन वहां पे जनाब सिविल वार का मैं कहता हूँ 90% खतरा है इस वक्त। क्योंकि ना अकल इन्हें आने वाली है, वो भी बजिद हैं इस वक्त पोजीशन वाले, कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। खुदा करे ऐसा ना हो, अगर ऐसा हुआ तो जनाब ये मामला संभालने उनके मुश्किल हो जाएंगे। अच्छा तनवीर साहब, संभालने मुश्किल हो जाएंगे। तो इस तनाज़ुर में देखो, जो मैं बात अभी करने वाला हूँ, शेख रशीद साहब को उन्होंने मैदान में उतार दिया, ठीक है जी। वज़ीर इजाज़ भी फने खान थे, उसको उन्होंने साइड पर दूसरी वजारत दे दिया है। आने के कहा यह गया था कि उनके 2 भाई फौत हो गए कोरोना की वजह से और घरेलू मसरूफियत है, सेहत भी ठीक नहीं आती, इसलिए उनको लड़ा किया जा रहा है। अगर ये बात थी तो फिर दूसरी वजारत देने की जरूरत नहीं थी। तो शेख रशीद को मैदान में भेजने का मकसद कुछ हो रहा है। फिर इसको जरा और पीछे आ जाएं, जो CPO लाहौर जो बनाए गए हैं वो भी एक खास मकसद के लिए बनाए गए थे, उनका भी कुछ टारगेट्स थे। तो उसके आगे जिनका फिरदौस आशिक साहब साहिबा जो हैं उनको भी मैदान में उतारा गया है। फिर उसके आगे साथ जो है ना दूसरे फयाज हसन चौहान साहब जो हैं माशाल्लाह, वो भी आपने क्लास के आपने एक आदमी है। तो ये सारा मैदान जो नजर आता है, ये उनसे भी अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज ही रखे। अच्छा अब ये जो जिस तरीके से जा रहे हैं, तो यानी कुछ मुझे अच्छे आसार नजर नहीं आ रहे, पंजाब के लिए भी, लाहौर के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, पूरे पाकिस्तान के लिए। सर आई एग्री विद यू। आप इसमें क्या कहेंगे सर? सवाल इसके मैं तो कहता ये सारी एक नाअहल टीम तो यकीनन है, ये सारी की सारी टीम एक नाअहल टीम है जिसकी कोई विजन नहीं है, लीडर की अपनी कोई विजन नहीं है। लीडर साहब जो हैं वो जब ये यूरोप की बात कर रहे होते हैं कि उनकी तरबियत और उनकी ग्रूमिंग यहाँ पे हुई और उन्होंने यहाँ पे जो एक फैमिली का निज़ाम टूटते फूटते देखा, और उसका रीजन बताते हैं कि यहाँ पे पॉप स्टार्स के पीछे लोग लगे होते हैं, पॉप स्टार्स ने लोगों को ड्रग्स पे लगा दिया, उस वजह से यूरोप का जो एक खानदान का निज़ाम है वो टूट गया। तो ये एक अपने तौर पे एक बड़ी ही नाकस इल्म की बात है, एक ऑब्जर्वेशन की बात है कि जो कि उनका इत्काद इन चीज़ों पे है। तो जब आपका पूरे का पूरा इल्म, एक आदमी सारी उम्र स्पोर्ट्समैन रहा है, एक आदमी ने अपनी तालीम का जितना म्यार हासिल किया है, जहाँ तक किया है, उसने पढ़ाई की बुनियाद पे नहीं किया, उसने स्पोर्ट्समैनशिप के ऊपर दाखिले लिए और उनको आगे एक स्टार के तौर पे उनको जो यूरोप के इदारे थे वो भी अपनी एक ओनर समझते थे कि एक
स्टार है उसको यहाँ पे लिया जाए और उन्होंने उसको दाखिला वाखिले दिए। तो ये सारा उन्होंने जो अपने पढ़ाई भी की है वो सारी एक स्पोर्ट्समैनशिप की बुनियाद पे की है। अब डिग्री भी उनको अगर कहा जाए थर्ड क्लास में आई थी ना, ग्रेड जो थर्ड ग्रेड था। तालीम के अंदर तो जाहिर है अगर आप कहा जाए कि जी उन्होंने कोई बड़ी बाहर की तालीम हासिल की है और बड़े बड़े वो कोई फिलोसफर हो चुके हैं और वो बड़े वो कोई बाहर की तालीम से उनको कोई आला जो तसव्वुरात हैं और उन्हें उन चीज़ों का इल्म हो चुका है, कतई तौर पे नहीं, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। उनके जो हालिया उन्होंने इंटरव्यू एक वो जो हमजा अब्बासी जो थे कोई जो उनको इंटरव्यू दिया उसके अंदर उनकी वो तमाम इल्मियत की गहराई जो है बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि वो क्या क्या कह रहे हैं और उन्हें कितना इल्म है चीज़ों के बारे में और उनके मुशाहिदात का एंगल क्या है। तो उससे उनके तमाम चीज़ों के इल्म की जो एक नाकस होना है उसका बड़ा यहाँ उन्होंने उन्होंने उसका मुजाहरा किया। तो ये चीज़ें जो है अपने तौर पे पूरे मुल्क की कानून साजी, मुल्क की पॉलिसी साजी उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं कि एक वज़ीर आज़म की अगर विजन चीज़ों के बारे में ये है, सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, तहजीब के बारे में ये है, तो वो फिर जाहिर है कि उसकी पॉलिसी साजी भी उस तरह की होगी। फिर उसके अंदर हम देख रहे हैं कि इन तमाम जो बैकग्राउंड वो उन्होंने अपनी बताई है, उसके बाद जो उनका अमल है वो सारे का सारा अमल तो बड़ी हेट्रेड के ऊपर बेस्ड है। उसके अंदर ऑपोजिशन के लिए, अपने मुखालफिन के लिए, उनके लिए जो नफरत उनके दिमाग में, उनके जहन के अंदर, उनके इजहार के अंदर मौजूद है, उससे जाहिर होता है कि उन्हें इल्म का तो इतना नहीं पता, इसलिए वो पॉलिसी साजी भी नहीं करते। उन्हें एक वज़ीर आज़म बनना था, वो बन गए। अगर उन्होंने अब कहा है कि जी शायद कोई सेनेट के मैंने मेरी पीटीआई के कोई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी अब सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे, एक दफ़ा सेनेट में हमारी मेजोरिटी होगी तो बड़ी कानून साजी आने वाली है, बड़ा कुछ होने वाला है, एक बड़ा अगले 2.5 साल जो है बड़े कोई तूफान उनके अंदर एक बड़ा तूफान आ जाएगा, बड़ी चेंज आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर, बड़ी तरक्की के जो रास्ते ओपन हो जाएंगे। भाई 2.5 साल में कोई पॉलिसी तो दिखाई दे, आपने क्या करना था। अब पहले आपने ना इक़्तिदार में आने से पहले कभी अपनी पॉलिसी के ऊपर बात की, ना आपने 2.5 साल के अंदर को बात की। अब आप एक अपनी डेली पॉलिसी की बेस के ऊपर अपने इक़्तिदार को तवालत दे के आप समझते हैं कि आप इस तरह से लोगों को चक्कर दे के अपना इक़्तिदार चलाते रहेंगे। तो इक़्तिदार अगर एस्टेब्लिशमेंट ने चलाना है तो चला लें, लेकिन जो अवाम का बेड़ा गर्क होगा मैं समझता हूँ वो एक अपने तौर पे बड़ी एक खौफनाक चीज है। टाइम थोड़ा रह गया। मेरा सवाल में ये था कि ये जो टीम लेकर आए हैं सीपीओ लाहौर, फयाज हसन चौहान साहब, फिरदौस आशिक, इस पर अगर क्विकली ये एक नातजुर्बाकारों की टीम है जो कि उन्होंने जो पहले दावे किए थे, उनके पास 200 टेक्निकरेट मौजूद हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर एक दम जैसे ही वो आएंगे पाकिस्तान में पॉलिसी साजी, कर्जों की मैनेजमेंट और फला इन्होंने बड़े दावे किए थे कि इनके पास इतनी टीम है। अल्टीमेटली उसमें फैजल हसन चौहान जैसे या बाद में इत्तेहाद किया तो आशिक अवान जैसे उनके पास तो कोई टीम का तो कोई सवाल ही नहीं है। सारे एक छिछोरे से लोग हैं जिनका कोई सियासत से, मुल्क के सीरियस इश्यूज के साथ कोई लेन देन नहीं है। तो ये एक पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के पूरे सियासी सिनारियों में अवाम के हक के अंदर कोई भी विजनरी ना पार्टी मौजूद है ना लीडरशिप मौजूद है। ये बड़े अफसोस की बात है। दोनों तरफ सूरत हाल बड़ी मायूस कौन है। चंद सवाल रहते हैं, मैं भट्ट साहब से बात करना चाहता हूँ असल में, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया। आप भट्ट साहब पीपीपी की एक लीडर हैं, उन्होंने कमरान शाहिद के प्रोग्राम में कहा है, मैं कोट कर रहा हूँ आपको, तो वो कहती हैं कि अगर एक खुदकशी वायदे के मुताबिक हो जाती तो पाकिस्तान में ये गंद ना पड़ता जिस गंद का आप जिक्र कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर ये मैं कहना चाहता था, आपने पहले कहा दी पलोशा खान ने कहा है, बहुत अच्छा बोलती हैं। अच्छा। मेरे एक ही सेंटेंस में उन्होंने पूरी राम कहानी जो 2.5 सालों की हुई है ना, अच्छा, वो बयान कर दी है। असल में प्रॉब्लम असल में ये है जनाब, इनकी अपनी विजन तो है नहीं। अच्छा, वो भी जो मशीर और वजीर आपने लगाए वो भी अपने ही विजन वाले, यानी अपने से थोड़े कम हो, ऊपर ना निकल जाए वो। अच्छा अच्छा। तो अब मुझे बताएं कि फिर क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है इन खान साहब की कि ये जिद्दी इंसान है, जो सुनते भी नहीं है किसी की, उन्हीं की सुनते हैं जो लाए हैं, उसके अलावा किसी की नहीं सुनते। तो आप फिर अंदाजा कर सकते हैं कि भाई इस मुल्क का इकोनॉमी का हाल का क्या होगा, इसके मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो डार्क मुस्तकबिल नजर आता है, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन कुछ उम्मीद नजर नहीं आती। जो हालात नजर आ रहे हैं ना 2.5 सालों में, और फिर अगले 2.5 सालों में क्या करेंगे। जब आपने रुख लाहौर का किया और भाई लाहौर ही पहुंचेंगे, रुख अगर लाहौर का किया तो पेशावर तो पहुंच नहीं सकते ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि इस सारे सूरत हाल को खराब करने में खाली पीटीआई का रोल नहीं है।
इसके अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जिन्होंने इनको पिक किया और जिन्होंने पहले दूसरों को पिक किया, बाद में उनको नाकाम किया, ये जो पिक एंड चूज की गेम इस्टेब्लिशमेंट खेल रही है पाकिस्तान के सियासत के अंदर, उसने ये सारा बेड़ा गर्क किया है। अगर 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 वो इस सारे अपने रोल को जरा समेट लें और सियासत को सियासत में रहने दें, और इसके अंदर जो रोशन ख्याल लोग भी आगे आते हैं उनको आने दें, उन्हें दहशतगर्द करार ना दें, तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अच्छी आमेजिश हो सकती थी। लेकिन उन्होंने उन तमाम जो जमहूरी कुव्वतें असल में थी, जो वहाँ पे एक बाएं बाजू के लोग भी उभर सकते थे, उन्होंने स्नब किया। उन्होंने जानबूझ के दहशतगर्द या पता नहीं किन किन लोगों के एजेंट करार दे के उनके ऊपर मुकदमात बनाए, उन्हें उठा लिया गया। मिसिंग पर्सन की एक बड़ी लिस्ट मौजूद है। इस तरह से उन्होंने सूबों के अंदर भी दूरी पैदा की और पूरे एक सियासत के अंदर जो एक अच्छी एलिमेंट साथ मिक्स हो सकता था, वो मिक्स होने से रह गया। उसका कसूर सारे का सारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का है कि इन्होंने वो दरवाजे बंद किए उन्होंने, जिस वजह से वहां पे अच्छी नहीं हो गई। सवाल ये बनता है कि आप शुरुआत कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट है, और मैं आपसे इत्तेफाक भी करता हूँ बाय एंड लार्ज, लेकिन तो यानी पाकिस्तान में अगर प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, माशी भी और दूसरे भी नफ्सें फैल जाएंगे, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट को क्या फायदा होगा? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट की तो विजन है ना अपनी, एस्टेब्लिशमेंट फायदे के लिए नहीं कर रही। एस्टेब्लिशमेंट तो सियासतदानों को वीक करने के लिए, और वो जो सियासी मंजरनामा वहाँ मौजूद है, वो चाहते हैं कि सारे के सारे ऊपर उनकी कमांड हो, वो सारा उनके हाथों में हो, और वो इतना वीक हो कि वो जिसको चाहें जैसे। जब आप इस तरह का करेंगे कि आप जैसे एक क्लास में तालिब इल्म जो है, अगर सारे के सारे वीक होंगे, उन वीक के अंदर आप एक आदमी को अव्वल भी कर देंगे, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो उसकी वो नहीं हो सकती। अगर आपने सियासत के अंदर वो बैरियर लगा दिया। खत्म करना, भट्ट साहब को लाना चाहता हूँ मैं, तो भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास 1 मिनट रह गया सिर्फ। अच्छा भाई, क्वालिटी जो है ना, कंट्रोल जो है ना, वो हासिल करना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, और साथ ही आप तनवीर साहब का जो पैगाम देना चाहते थे वो भी दे दें, क्योंकि वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड नाउ। डॉक्टर साहब, सीधी सी बात है, 1947 से लेके आज तक कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट का ही रहा है ना, बाकी आगे तो सारे मोहरे थे, ख्वाह नवाज शरीफ हो, ख्वाह जुल्फिकार अली भुट्टो हो, ख्वाजा नज़रुद्दीन हो, कोई भी हो, असल जो प्लेयर हैं वो एस्टेब्लिशमेंट ही है। लिहाजा मैं तो एज ए सियासी वर्कर होने के बावजूद ये कहूँगा भाई ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट को दे दें, भाई आप चलाओ मुल्क को, वो मैं कहता हूँ वो इनसे बेहतर चला लेंगे। अच्छा चलो इसी के बाद खत्म करते हैं। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी, अगेन यू हैव राइट टू डिसएग्री विद मी एंड माय गेस्ट एज वेल। यस, आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है। एक बात जरूर है कि हम ये कहेंगे जो हमारे साथी हैं तनवीर साहब, जिनका कोई कसूर नहीं है, इनको बेगुनाह पकड़ा गया है, उसको फौरन रिहा किया जाए, वरना मामला जो है ना बिगड़ भी सकते हैं। आई लीव इट एट दैट। मैं आपसे जाते हुए ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद हो तो इसको डू सब्सक्राइब इट। आई लीव इट एट दैट। हमारी तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।